वाला समूह को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पर उत्तराखंड उदय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तमाम हस्तियां जो विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं और जिनका उत्तराखंड में भविष्य है, उन सारे विषयों पर यहाँ पर आज वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है। मैं एक बार फिर समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो अतिथि हमारे राज्य में आए हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी जो हमारी सरकार है उत्तराखंड की, इसको 10 महीना होने जा रहा है और इन 10 माह में हम लोगों ने जो विशेष प्रयास किए हैं, विशेषकर उत्तराखंड की जो जन भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सरकार राज्य में चले, जो पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। मैं कह सकता हूं कि हमने एक ठोस पहल उस दिशा में की है। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से उत्तराखंड की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषमताएं हैं, स्थानांतरण एक बड़ा विषय रहता है उत्तराखंड में। और जिन लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है, ये देखा गया कि वो लोग कुछ विशेष जगहों पर ही रह पाते हैं और जो लोग आज जिनको हम प्रचलित भाषा में कहते हैं, जिनकी अप्रोच है या जुगाड़बाजी जो लोग कर लेते हैं। अब जुगाड़बाजी कई तरीके से होती है, उसको व्याख्यात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम एक पारदर्शी स्थानांतरण अधिनियम उत्तराखंड में लाए हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये जो स्थानांतरण अधिनियम हम लोगों ने बनाया है, उसके बहुआयामी परिणाम और प्रभाव उत्तराखंड की जो हमारी कार्यशैली है और जो एक सोच है, उसमें निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग जैसा स्वरूप जिसने ले लिया है, ये उद्योग अब बंद हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, हमने सीएम डैशबोर्ड ये हमने बना लिया है और इससे जो सरकारी योजनाएं हैं, एक तो उसमें पारदर्शिता आएगी और तमाम जो विभाग हैं उनके जो कार्य हैं उनकी मॉनिटरिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हमारा जो डैशबोर्ड बना है, ये आउटकम बेस्ड है। इसकी खासियत ये है, अभी तक जितने भी डैशबोर्ड देश में बने हैं वो आउटपुट पर है, ये आउटकम बेस्ड है। यानी कि तमाम जो इन राज्यों में सीएम डैशबोर्ड बने हैं, उन सब का अनुभव लेते हुए और इसको एक एडवांस सुविधाएं इसमें दी गई हैं और इससे निश्चित रूप से जो काम की गति है उसमें अंतर आएगा। और कहीं पर अगर कोई फाइल विलंब होती है या कहीं पर फाइल समय पर उनका निपटारा नहीं होता है, तो ये रेड सिग्नल सामने आ जाएंगे ताकि उसको तुरंत पूछा जा सके कि भाई आप लोग ये फाइल आपके पास इसको विलंब क्यों हुआ है, उसकी सारी उद्दी दी जाएगी।
अब देहरादून हमारा सबसे बड़ा, मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण सबसे बड़ा प्राधिकरण है और सबसे पुराना प्राधिकरण है उत्तराखंड का। इसमें जो नक्शों का सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। आज मैं यहाँ के वीसी से पूछ रहा था, मैंने कहा क्या स्थिति है जब ये हमारा ऑनलाइन जब से एमडीडीए हुआ है? कहते अब भीड़ कम हो गई है, हमने जो हमारे क्लर्क्स हैं हमने उनकी कुर्सी हटा दी है वहाँ से। इसलिए हटा दी है कि जिसको मिलना होगा वो, जिसको निर्णय लेना है उसको मिलेगा। यहाँ अनुभागों में बैठकर, नीचे बाबुओं से बैठकर क्या काम किसी को करना है, काम तो अधिकारियों से होना है। तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो वहीं से वो सीधा सीधा जिन संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे सीधा सीधा बात कर सकता है। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस के लिए समाधान पोर्टल जो हमारा है उसको हमने मजबूत किया है। जो सेवा का अधिकार है, अभी तक हमारे राज्य में 150 सेवाएं इसमें निर्धारित थी, हमने 162 सेवाएं और जोड़ी हैं ताकि समय पर किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान समय पर हो सके। इस तरह से हमने सेवा के अधिकार अधिनियम को भी मजबूत बनाया है। उसी तरह से हमने आम पब्लिक के लिए 1905 नंबर, ये हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी है तो अपनी आवाज में, अपनी बोली भाषा में वो अपनी बात कह सकता है, अपनी शिकायत कह सकता है, कोई सुझाव है तो दे सकता है और वो जो संबंधित विभाग है उसके पास वो पहुंच जाएगी और 10 दिन के अंदर अंदर उसको उसका रिस्पॉन्स ये देना होगा। ये 1905 ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और इन 10 महीनों में हमारे सामने जो बड़े मसले सामने आए हैं उसमें NH 74, इसमें भूमि के मुआवजे को लेकर के बड़ा भारी घोटाला सामने आया है। अभी तक दो तहसीलों में जांच हुई है, यानी कि आधी जांच हुई है और आज मैं कह सकता हूं कि उसमें 185 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। 185 करोड़ अधिक ये दिया गया है। अभी तक इसमें हम लोगों ने 12 लोगों को जेल के शिक्षों में भेजा है। उन लोगों ने बहुत प्रयास किए जमानत के, लेकिन जिस तरह के तथ्य जुटाए गए अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है। मैं समझता हूं कि एक एसआईटी, हमारी पुलिस किस तरह से काम कर रही है उसका एक अच्छा उदाहरण उन्होंने एक प्रस्तुत किया है। इसी तरह से खाद्यान्न का मसला है, जो गरीबों का राशन है, उसमें हमने एक आरएफसी को बर्खास्त किया है, 65 लोगों को स्थानांतरित किया है। जांच चल रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, जैसे ही जांच सामने आएगी तो उस पर आगे एक्शन हम लोग लेंगे। ऐसे शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति के मसले सामने आए और मैं अमर उजाला को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अमर उजाला ने उसको बहुत मजबूती के साथ और एक मिशन की तरह उसको उठाया है। बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें अभी तक जो एसआईटी हमने गठित की, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के आदेश विभाग को दे दिए गए हैं। जांच अभी जारी है। बहुत जो चीजें सामने आ रही हैं, आगे लगता है कि इस पर अभी कुछ और मामले सामने आने की अभी संभावना लग रही है। इसी तरह से एक शुगर मिल में किसानों को फर्जी वो दे दिए गए, रवन्य दे दिए गए और उसमें भी हमने एसआईटी गठित की। 3 लोग उसमें लिप्त पाए गए, 2 जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और एक उम्मीद है कि आजकल में आ जाएगा कब्जे में। ये मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं प्रमुख रूप से। और इसी तरह से जो टेंडरिंग का सिस्टम था, हमने ई टेंडरिंग राज्य में लागू किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ और निरपेक्षता के साथ जो हमारे
ठेकेदार लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो ठीक से काम कर सकें और किसी तरह के गोलमाल का खतरा उसमें न रहे, ये हमने इस दिशा में काम किया है। इसी तरह से कृषि और जो हमारा किसान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हमने अपने राज्य की जो आर्थिकी है, राज्य का जो रेवेन्यू है, काफी समाचार पत्रों ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी सवाल किए थे कि साहब आप क्या किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो ये हमारे लिए संभव नहीं था। हमारे लिए संभव नहीं था, हमारे जैसे राज्य के लिए जिसकी रेवेन्यू बहुत सीमित है, वो हमारे लिए संभव नहीं था। और मुझे लगा कि अगर हम इसमें आएंगे तो जो व्यवस्था हमारी है वो भी एकदम धराशायी हो जाएगी। रेवेन्यू के सोर्स बड़े सीमित हैं। मैंने अपने किसान भाइयों से कहा और उनसे वायदा किया कि हम आपको सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे जो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं। आपको यह भी न लगे कि हमको फ्री का मिल रहा है और आपको यह भी न लगे कि आपके ऊपर वजन डाला जा रहा है। और सिर्फ 2 रुपए वार्षिक पर, 2% वार्षिक पर हमने यहां पर एक किसानों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि सहकारिता ऋण योजना हमने प्रारंभ की और मेरा अनुमान है कि लगभग अभी तक 1 लाख किसान इसका लाभ ले चुके हैं। और आज इस ऋण योजना के आज ठीक 2.25 महीना हो रहा है। 2.25 महीना आज इस योजना को हुआ। अभी हमारे लगातार चल रहे हैं और अभी तक कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि हमने अप्लाई किया और हमको ऋण नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि किसान, ये बड़ा फ्लेक्सी है, तमाम जो कृषि पर आधारित कोई भी काम है, प्रोडक्शन का है, प्रोसेसिंग का है, तमाम काम इससे कर सकते हैं। फलों की खेती कर सकते हैं, फूलों की कर सकते हैं, सुगंधित जो आजकल एरोमेटिक प्लांट्स का है उसको कर सकते हैं। तमाम जो भी कृषि पर आधारित पशुपालन है, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जो करना चाहे, जहां पर जैसी आवश्यकता है, जैसी सुविधा है, इस तरह से ये अपने एक ऋण योजना किसानों के लिए प्रदेश में लागू की है। और मैंने अपने किसानों से ये भी कहा है कि मुझे अगर इसके परिणाम अच्छे मिले तो ये जो हमने अभी 1 लाख रुपए फिक्स किया है, हम इसको आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि हमको इसके परिणाम अच्छे आते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो पैसा सरकार दे रही है उसका ठीक तरीके से सदुपयोग भी होना चाहिए। इस संबंध में जो लगातार हम फीडबैक अपने किसानों से ले रहे हैं, एक हमने और जो शुरुआत की है, जब मैं पिछले समय में कृषि मंत्री था तब उसकी हल्की सी शुरुआत की थी, ये चकबंदी की, स्वैच्छिक चकबंदी का। और हमने कहा कि भाई सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के गांव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो आज मेरे गांव से सब लोगों ने प्रस्ताव पारित करके दे दिया है डीएम को, उस पर काम चल रहा है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके गांव से प्रस्ताव आ गया, उनके गांव से उसकी शुरुआत हुई है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है, उत्तराखंड के में उनका जन्म हुआ है। इसलिए उनका जो जन्म गांव है, क्योंकि सन्यासी का तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए उनके जन्म का जो गांव है, जन्म वो सब गांव से उन्होंने, वहां से भी प्रस्ताव पारित हो गया है और भी अनेक गांवों से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन हमने कहा कि इसकी शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए और उसकी शुरुआत हमने राज्य में की है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जैसे विशेषकर जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की जिस तरह से बहुत छोटी छोटी जोतें हैं और लगभग 1 एकड़ का एवरेज है, 1 एकड़ एवरेज है, वहाँ के लिए हमारी ये जो चकबंदी योजना है ये बहुत ही लाभप्रद होगी। और तमाम तरह की जो सरकार चाहती है किसान को, जो खेती करने के जो तरीके हैं उनको ठीक से किसान करें, तो उससे इसमें हमारी सुविधा हो जाएगी। और जो एक पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की समस्या होती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़मीन एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो रेन वाटर का हम बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगली जानवरों का जो खतरा है, बंदर हैं, सुअर हैं, नील गाय हैं, ये विशेष रूप से यहाँ पर हमारी खेती को नुकसान करते हैं और कई लोग इसकी वजह से खेती नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी जो सुरक्षा है
जब हमारी खेती एकीकृत हो जाएंगी खेत हमारे, तो उससे इसकी सुविधा हो जाएगी। किसानों की जो खाद है उसको हमने डीबीटी सिस्टम उसी में शुरुआत की है, और ये देश का चौथा राज्य है जहां पर ये डीबीटी सिस्टम हमने एडॉप्ट किया है। और आज किसान पूरी पारदर्शिता है, किसान को पता है कि मुझे कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितना मैं मूल्य चुका रहा हूं और इसमें गवर्नमेंट का योगदान कितना है। ये सारी चीज़ें आज डीबीटी लागू करने से यहाँ पर प्रारंभ हुई हैं। इसी तरह से जो हमारी मैंने बताया कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं, और इसलिए जो बड़े जानवर हैं, चाहे जर्सी हो, फ्रीजन हो, या हमारे जो देश की अन्य नस्लें हैं, ये पहाड़ों में उन जानवरों की जो बॉडी है, जो उनकी शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वहाँ पर घास, उनके लिए औषधियाँ और उनके चलने फिरने के लिए जिस तरह के रास्ते चाहिए वो वहाँ के अनुकूल नहीं है। पगडंडियाँ हैं, कई गांव तो ऐसे कि जहाँ बछिया कंधे में ले जाएंगे और जब वो मर जाएगी तभी वो नीचे उतरती है। कई गांव आज भी ऐसे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कहीं पर 10 परिवार हैं, कहीं पर 5 परिवार हैं। इसके लिए हमने एक योजना, तो मैंने जब मैं पहले पशुपालन का मिनिस्टर रहा तब प्रारंभ किया था कि हमारी जो गाय है इसको नाम दिया हमने बद्री गाय, जो छोटी हमारी पहाड़ की गाय है, इसको हमने बद्री गाय का नाम दिया। और हमने पूरे प्रदेश से 50 गायें सेलेक्ट की थी कि जो जिनमें अधिकतम दूध है। तो उसके लिए हमने नरियाल गांव चंपावत में एक उसके संवर्धन के लिए एक फॉर्म बनाया। आज उस पर अच्छा काम चल रहा है, और आने वाले समय में, क्योंकि ये बीमारी रहित है, मैंने 265 गायों पर उस समय रिसर्च किया था, पहाड़ की छोटी छोटी गायों में। सामान्य जब मैदान में जब हम लोग, कोई गाय है हमारी, कोई पशु है, दुधारू पशु है, तो सामान्यतः 5 बीमारियों में से कोई ना कोई बीमारी किसी पशु में मिलती है सामान्यतः। लेकिन जब 265 गायों पर उस समय हमने रिसर्च किया नैनीताल में, जगह जगह से हम छोटी छोटी गायें लाए, कुछ बछिया लाए, किसी में भी कोई बीमारी नहीं थी। ये हमारी गाय की विशेषता है। और उसी के आधार पर हमने निर्णय लिया था कि हमारी जो ये बद्री गाय है, हमने इसको आज डिजिग्नेट कर दिया है, और भारत सरकार के और हमारे उसमें बद्री गाय के नाम से इसकी पहचान आज चिन्हित हो चुकी है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये गाय कैसे हमारी 7, 8, 10 लीटर तक जाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 15-20 साल में इसके एक अच्छे परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म है, एकदम से कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम लोग आज जो बैल है, बैल की डिमांड कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, और इसके कारण या तो लोग दूध ही नहीं पिलाते, या उसकी केयर नहीं होती, सड़कों पर घूमते रहते हैं जितने भी मेल हैं। तो हमने उसके लिए एक सेक्स सीमेन सेंटर, हमारा 48 करोड़ की लागत से बढ़ेगा, और आने वाले 1 साल में ये सीमेन सेंटर चालू हो जाएगा, जिसमें 92% बछिया ही होंगी। 92% ये इसका जो रिजल्ट सामने आए हैं, तो 92% बछिया इसमें होती हैं। तो मैं समझता हूं कि एक हमारा आने वाले समय की, और जैसे हमारी राज्य की और देश की परिस्थितियां हैं, ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ये सेंटर हम ऋषिकेश में इसको हम लोग 1 साल में इसको हमारा ये प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण, पानी धीरे दिन प्रतिदिन एक पानी की समस्या खड़ी हो रही है, और हमने 2 नदियों के पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा है। अल्मोड़ा में कोसी, जो कुमाऊं की लाइफलाइन है, और गढ़वाल में देहरादून की रिस्पना। मैं कहता हूं कि जब ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें पानी था, अब ये रिस्पना हो गई, ये अब ड्राई हो गई है, और इस टाइम उसका नाम दिया है मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा, कि हम इसको फिर ऋषिपर्णा करेंगे, फिर इसको जीवित करेंगे। और इसके लिए तो हमने एक विशेष योजना, हमारे डॉक्टर पंत बैठे हुए हैं, डॉक्टर कर्नल राणा यहाँ पर नहीं है, हमने इन दोनों लोगों को एक काम दिया है। हमने कहा इसकी ऐसी मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए कि हम टॉप से बॉटम तक 1 दिन में ये पूरा काम होगा। उसकी सफाई का काम, उस पर वृक्षारोपण का काम,
उस पर ट्रेंचेज बनाने हैं, उसका काम, चाहे हमको कितनी, इसको हम पब्लिक का मूवमेंट बनाना चाहते हैं। और दोनों नदियों के लिए हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसको जनबल पर करेंगे, गवर्नमेंट के पैसे पे नहीं करेंगे। हम जनता से पैसा लेंगे, जनता की श्रमदान लेंगे, जनता से ही रोटी मांग के खाएंगे। उस दिन उन गांवों से हम लोग, हर गांव से हम हर परिवार से कहेंगे कि जो आसपास के हैं कि हर परिवार 10 लोगों का भोजन लेकर आइए। हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हर विद्यालय को हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हर सरकारी डिपार्टमेंट को हम इसमें इन्वॉल्व करके, और एक दिन का हमने लक्ष्य रखा है कि हम एक दिन में लंढौर से 3 किलोमीटर ऊपर से लेकर के और जहां पर हम हैं यहां से 2 किलोमीटर नीचे तक, इसको हम एक दिन में इसका पूरा अभियान लेंगे। और उसकी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये होगा। इसके साथ ही हम, जो नैनीताल झील है हमारी, नैनीताल झील बहुत चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई थी, और इसलिए हमने 3 करोड़ रुपए मैंने उसी समय घोषणा करी जब मैं पहली बार नैनीताल में गया। और नैनीताल झील के संरक्षण के लिए हम लोग उस पर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। तो नैनीताल झील, इसका स्वरूप बरकरार रहे, ये और अधिक उभर कर आए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हम देहरादून जहां पर हम लोग हैं, एक समय ऐसा था यहाँ पर बहुत अच्छी बासमती हुआ करती थी, जहां पर सरोवर पोर्टिको में हम लोग बैठे हुए हैं, और खासियत ये थी कि नीचे से पानी आता था। उसके यहाँ की जो बासमती थी वो पूरे देश में नंबर 1 थी, यही इलाका था। लोग कहते देहरादून की बासमती कहाँ गई, हमने कहा वहां तो कंक्रीट है भाई, अब कहां से वो देहरादून की बासमती मिलेगी। पानी का तल आज देहरादून में भी 500, 550, 600 फुट पे चला गया है। जिन इलाकों में कभी हम थोड़ा सा मकान के लिए नींव रखने के लिए खोदते थे, 3 फुट पानी निकल आता था, आज वहां 25 फुट खोदने पे पानी नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमने कहा कि हम नीचे से तो पूरा पानी खींच रहे हैं, लेकिन दे कहां रहे हैं। सड़कें ड्रेन टू ड्रेन, घर के अंदर एक दीवार से दूसरी दीवार तक पूरा पक्का फर्श, पानी अंदर जाएगा नहीं तो आएगा कहां से। इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसलिए देहरादून शहर और देहरादून जिला, मैक्सिमम पार्ट हमारी कोशिश है कि हम इसको ग्रेविटी का पानी दें। अभी सूर्यधार योजना का मैंने 25 दिसंबर को शिलान्यास किया है, और उससे अभी जो केवल उस इलाके में जो सिंचाई पर जो सालाना बिजली का खर्चा है वो 7 करोड़ रुपया है। पेयजल अलग है, 7 करोड़ केवल और केवल जो उधर आसपास के गांव हैं, उन गांव में जो काफी पानी, वहां अभी भी ग्रेविटी का जाता है सौंग से, लेकिन सौंग में भी पानी की चिंता धीरे धीरे सताने लगी है। और इसलिए हमने ग्रेविटी का पानी, लगभग 42 गांवों को हम ग्रेविटी का पानी देंगे। और इसी तरह से सौंग की हम बहुत जल्दी सौंग का भी पत्थर रखने वाले हैं, सौंग बांध का। और सौंग बांध से हमारा पूरा देहरादून शहर, और अगर हमने थोड़ा सा उसको लिफ्ट कर दिया ऊपर 100-200 मीटर, 100 मीटर, तो राजपुर तक हम ग्रेविटी का पानी दे सकते हैं। और इस तरह से जो देहरादून और आसपास पूरा जो एरिया है हमारा, इसको हम ग्रेविटी के पानी देने की भविष्य की हमारी योजना है। वाटर टेबल भी ठीक होगा, लोगों को अच्छा पानी भी पीने को मिलेगा, और आने वाले 50 साल की जो पानी की समस्या है उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। और देहरादून शहर का जो सालाना पानी का बिल है, जो ट्यूबवेल पर हम लगता है 65 करोड़ रुपया है सालाना, सिंचाई का अलग है, और जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं वो अलग है, और जो हम घरों में जो मोटर लगाते हैं छोटी, वो अलग है। जो सरकार का इस समय जो खर्चा है, जो बिलिंग होती है, वो इतनी है। और आने वाले समय में हम इससे मुक्त हो जाएंगे, ग्रेविटी का पानी मिलेगा, वाटर टेबल भी ठीक हो जाएगा, और जो ये जो 65 करोड़ आज खर्च हो रहा है, आने वाले समय तो निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। तो ये भी समस्या का हमारा समाधान हो जाएगा। ये हमने, और इसी तरह से हल्द्वानी के लिए जमरोनी बांध का हम बहुत जल्दी MOU साइन कर लेंगे, और हल्द्वानी के आसपास पूरा इसको भी हम ग्रेविटी का पानी देंगे। तो हमारी कुल मिलाकर कोशिश ये है कि हम अधिसंख्यक एरिया को हम ग्रेविटी का पानी कैसे दे सकते हैं, उससे पानी का टेबल भी ठीक होगा, उससे पानी भी अच्छा मिलेगा, और जो अब व्यय हो रहा है जो उससे भी हम बचेंगे। और इसी तरह से हमने गैरसैंण में झील बनाने का निर्णय लिया है, उसकी DPR तैयार हो रही है। इसी तरह से पौड़ी में हमने एक झील बनाने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़ में 2 झीलें, पिथौरागढ़ में थर और एक कोई और है, उसका निर्णय लिया है।
ऐसी हमने अल्मोड़ा में लिया है, और देहरादून जिले में ही एक जो हमारा ये भाऊवाला वाला एरिया है, उससे भी हमारा पूरा सिंचाई और ग्रेविटी का पानी पूरा उस एरिया को हम दे पाएंगे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से उसका भी डीपीआर, क्योंकि अभी बहुत उसमें पानी बीच में था, तो उसका भी डीपीआर बनाने का काम हो रहा है। तो हमारी ये योजना है कि हम जलाशय तैयार करके, एक तो वाटर टेबल ठीक होगा, आसपास की क्लाइमेट इकोसिस्टम ये हमारा ठीक होगा, और दूसरा हम ग्रेविटी का पानी हम लोगों को देंगे। ये हमने भविष्य के लिए इस नीति के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में 13 जिले 13 नए डेस्टिनेशन, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा खुशखबरी मुझे लगता है कि हमको जल्दी मिल जाएगी। ऋषिकेश का जो आईडीपीएल है, ये 850 एकड़ लैंड है, और मुझे लगता है कि अब हो जाना चाहिए, वो सरकार को लैंड मिल जाएगी, और उस पर हम एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये वहां पर हम बनाने जा रहे हैं।